देखो क्या होता है, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, अकाउंट आपने चूज किया और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। दिसंबर से लगभग हम प्रिपरेशन हमारी चल रही है कंटिन्यू। आप और हम, हमारी टीम पूरी तरीके से आप लोगों के कांटेक्ट में, और जो आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके लिए हम आपको काफ़ी कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे। अंत तक आपके पास काफ़ी कुछ मटेरियल होगा, उससे गवर्नमेंट जॉब तो डेफिनेटली लगेगी। हम तो टॉपर्स के लायक एजुकेशन आपको दे देंगे कि किसी भी एग्जाम में आप लोग टॉप कर सको, इतनी एजुकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है एनक्लेक्स मोस भी, यार कौन कराता है? कोई नहीं कराता, हम लोग कराने में लग रहे हैं। यहाँ पर किसी को इतना फुर्सत नहीं है, उनका काम होता है फीस ली और जो मटेरियल है वो मटेरियल बच्चों को पकड़ा दिया। कोई ध्यान नहीं देता कि उनको बीच बीच में कौन मोटिवेशन देना है या उनको ये बताना है कि किस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कोई ध्यान नहीं देता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रगल टाइम चल रहा है ना आपका, स्ट्रगल टाइम अभी बहुत कठिन होता है। कठिन मतलब आपको पेरेंट्स की भी सुननी पड़ती होगी, रिश्तेदारों की भी सुननी पड़ती होगी, रिलेटिव भी कुछ बोलते होंगे कि नर्सिंग किए हुए 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, अभी तक तेरी जॉब नहीं लगी। काफी कुछ आपको सहन करना पड़ता होगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन इन सब लोगों का आपसे बात करने का जो नजरिया है ना, वो नजरिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप अपने फील्ड में सफल हो जाओगे ना, तो जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे वो अपने घरों में आपका एग्जाम्पल देने लगेंगे कि देख आज इसकी 70,000 80,000 की जॉब लग गई। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको कि लोगों का क्रिटिसिज्म, अगर आप पॉजिटिव वे में आगे की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो वो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो हो सकता है जिन्होंने आपका स्ट्रगल नहीं देखा वो बोलेंगे कि ही इज वेरी लकी या शी इज वेरी लकी कि इसकी जॉब लग गई 70,000 80,000 की। एक नॉर्मल सा कोर्स करने के बाद 80,000 पर मंथ कमाने लग गया या कमाने लग गई, तो डेफिनेटली वो बोलेंगे लकी, क्योंकि उन्होंने आपका स्ट्रगल नहीं देखा ना। लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, यानी जो डिजर्व करता है, वही लकी होता है। ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। जो उस पोस्ट को या उस लेवल को या उस अर्निंग को डिजर्व करता है, वही लकी होता है दुनिया की नजरों में, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं देखा है आपका। तो आज कुछ ऐसा ही मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रगल के बारे में, मेरे बारे में बताने जा रहा हूं, शुरू से लेकर अब तक जो मुझे याद है। शायद इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिले। जो गलतियां मैंने की है, शायद आपका आने वाले जीवन में वो आप गलती ना करो। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, जिसमें जो अक्सर हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं कि एक पर्सन कमाता है और बाकी के सारे उस पर्सन पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसी ही मेरी फैमिली रही है कि मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और बाकी पूरी फैमिली में कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था। तो मिडिल क्लास फैमिली या बोले लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें बच्चों की एजुकेशन का खर्चा भी देना है, घर का EMI भी देना है और घर का खर्चा भी चलाना है। ठीक है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि मैंने कोई स्ट्रीट लैंप पे जाकर पढ़ाई की हो, नहीं। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि भूखा सोया हूं या कभी किसी तरह की कोई कमी रही हो। 10th से शुरू करते हैं। 10th क्लास में जब मैं बोर्ड एग्जाम में आया तो एवरेज स्टूडेंट था स्कूल में, मतलब ऐसा नहीं था कि काफी मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते थे और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल लो था। एक एवरेज स्टूडेंट में रहा हूं। तो एवरेज स्टूडेंट के साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती है? उसके रिलेटिव और उसके पेरेंट्स को उससे एवरेज ही एक्सपेक्टेशन होती है। वो ज्यादा कुछ सोचते नहीं है कि ये कुछ बड़ा कर लेगा। तो वैसा ही मेरा माइंड सेटअप था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं और मैं अपनी लाइफ में कुछ एवरेज कर लूंगा। 10th का एग्जाम दिया, 10th में पास हो गए, बोर्ड हो गया, स्कूल चेंज हुआ, स्कूल चेंज करने के बाद 11th और 12th में गए। अब 10th के बाद क्या सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि यार सब्जेक्ट क्या लें, सब्जेक्ट क्या लें। कुछ लोगों, कुछ दोस्त थे उन्होंने मैथमेटिक्स ले ली, कुछ जो दोस्त थे उनको मैथ्स और बायोलॉजी से डर लगता था तो उन्होंने आर्ट्स ले लिया, कुछ कॉमर्स में चले गए और कुछ ने बायोलॉजी ले ली। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं क्या लूं सब्जेक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता होता या कोई गाइड करने वाला नहीं था शायद मेरी फैमिली में, तो मुझे समझ नहीं आया। तो मेरा एक अच्छा दोस्त था, उसने बायोलॉजी ली, तो मैंने भी पापा से बोला कि पापा मैं भी बायोलॉजी लूंगा। बायोलॉजी ले लिया सब्जेक्ट। बायोलॉजी लेने के बाद 11th कर लिया, 11th के बाद 12th कर लिया। 68% मार्क्स आए थे 12th में और 68% से हमने 12th का बोर्ड पास कर लिया।
अब 12th का बोर्ड पास करने के बाद क्या करें आगे, अब आगे क्या किया जाए। तो जो आपके परिवार में भी कोई ऐसा सदस्य होगा जो आपके पेरेंट्स को गाइड करता होगा, तो सेम गाइडेंस मेरे पेरेंट्स को मिली कि हम कोटा से बिलोंग करते थे कि आप कोटा एजुकेशन सिटी में रहते हैं, लड़के ने बायोलॉजी से पास किया है तो आप इसको मेडिकल की प्रिपरेशन करा दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए। तो हमें भी कुछ गाइड नहीं था, हमने कहा ठीक है कर लेंगे प्रिपरेशन। बदमाश किस्म का नेचर था, शुरू से शिकायतें आती रही थी घर पे, जो बोला बस वो कर दिया। उन्होंने बोला कि आप मेडिकल की तैयारी कीजिए, मैंने कहा ठीक है मेडिकल की तैयारी कर लेते हैं। सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कोटा का था वहां पे एडमिशन लिया। पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं, बिल्कुल मन नहीं, एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के बाद पेपर देते थे और कुछ भी लिख कर आ जाते थे, पास हो जाते थे। एडमिशन ले लिया कोचिंग के अंदर और शुरू कर दी। उस समय नीट नहीं होता था, उस समय होता था प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, पीएमटी होता था। अब इसको चेंज करके नीट कर दिया गया है, पहले पीएमटी होता था और AIPMT होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए कोचिंग में गए। जब मैं कोचिंग में शुरुआत में गया तो मैंने देखा ये अलग ही दुनिया है। मतलब जो बाहर की दुनिया जो मैंने 12th क्लास तक देखी थी और जो ये कोचिंग की दुनिया में देख रहा था, मेरे आसपास बच्चों को देख रहा था, टीचर्स को देख रहा था, तो ये अजीब ही दुनिया थी। मतलब इन लोगों को बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इनका टारगेट सेट है कि इन्हें एग्जाम क्रैक करना है और इन्हें डॉक्टर बनना है। तो वो बोलते हैं ना कि जैसी आपकी संगत होती है वैसी ही रंगत हो जाती है, यानी कि आप 4 अच्छे लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो तो आप में अच्छे गुण आ जाएंगे, और अगर 4 शराबियों के साथ आप बैठे हो तो डेफिनेटली आप भी चौथे 5वें दिन शराब पीने लग जाओगे। तो मैं डेली जाता था कोचिंग, और डेली कोचिंग जाता था तो मैं वहां के टीचर्स को देखता था कि वो 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस इतनी एनर्जी के साथ लेते हैं, बच्चे इतने ध्यान से उनको सुनते हैं और कितने अच्छे से सिंप्लीफाई करके वो चीजों को बता रहे हैं। तो उस दौरान मेरे मन में पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। मतलब मुझे लगा कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ना शुरू किया और आप मानेंगे नहीं कि मैं दिन में 13 से 14 घंटे डेली पढ़ता था उस समय पे। जब मैं 12 के बाद प्रिपरेशन करने लगा, 13 से 14 घंटे मैं डेली पढ़ता था और मैंने बहुत पढ़ाई की उस दौरान। वो 1 साल मेरे जीवन का ऐसा था, ना तो मैंने उससे पहले कभी पढ़ाई की ना उसके बाद कभी पढ़ाई की। उस 1 साल में मैंने जम के तैयारी की। मेरा एक रूम होता था और उस रूम के अंदर कोई अलाउ नहीं था, सिर्फ मेरा खाना आता था, जो मेरी मदर है वो मुझे खाना देने आती थी। इसके अलावा घर में कौन गेस्ट आ रहे हैं या क्या फंक्शन हो रहा है, लोग मेरे घर के फैमिली मेंबर किस फंक्शन में जा रहे हैं, क्रिकेट का देखने का बहुत शौकीन था, खेलने का बहुत शौकीन था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। खूब मेहनत करी। 1 साल बाद जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, कोचिंग कंप्लीट हो गई, मेरी सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो गई, एग्जाम मैंने दिया AIPMT और PMT का, मैं फेल हो गया। दोनों में ही मैं क्या हो गया, फेल हो गया। और फेल होने के बाद वो मेरी लाइफ का ऐसा पीरियड था, उस पीरियड में मैं सबसे ज्यादा डिप्रेस, डीमोटिवेटेड फील कर रहा था, क्योंकि अब तक मुझे लाइफ की अहमियत ही नहीं पता थी। तो मैंने खुद से ये पूछा कि यार इतनी मैंने मेहनत करी, इतनी ऑनेस्टी के साथ मैंने पढ़ाई की पहली बार लाइफ में, और उसका रिजल्ट आया फेल। रिजल्ट आया उसका फेल। मैं टूट गया था पूरी तरीके से। मैं रूम में बंद रहता था। मेरे फादर मदर मुझे समझाने की कोशिश करते थे, और सभी के करते होंगे जब आप लोग टूटते होंगे तो मैंने उनसे साफ कह दिया कि मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी, मुझे आगे अब जीवन में पढ़ाई करनी ही नहीं है। तो उस समय तो मेरे फादर ने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो अपने ही लेवल पे ये पता करने लग गए कि 12th पास बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए एक्सेप्ट PMT क्या क्या स्कोप है। मुझे नहीं पता है क्या क्या स्कोप है। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करोगे तुम, तो मैंने कहा पढ़ाई नहीं करनी है। नहीं, वो तो मुझे समझ में आ गया। उन्होंने बोला वो तो मुझे समझ में आ गया, अब क्या करोगे, मतलब पढ़ाई नहीं करनी है तो कुछ तो सोचा होगा कि लाइफ में क्या करना है। तो मैंने क्या बोला उनसे कि हम लोग कोटा में रहते हैं, कोटा में अपना खुद का घर है, इतने सारे स्टूडेंट आसपास रहते हैं। मैंने उनको बोला कि मैं टिफिन सेंटर शुरू करूंगा, मैं मेस खोलूंगा, और मेस खोलूंगा और लोगों को टिफिन देंगे, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट से टाई अप करेंगे, और फिर इस तरीके से हमारा काम बढ़ेगा। वो मेरी बात सुन रहे थे बड़े ध्यान से, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा मेस खोलोगे, टिफिन सेंटर चलाओगे, ठीक है।
बिना आंसर किए उन्होंने कहा ठीक है करते हैं इसके ऊपर बात। अब उन्होंने क्या किया, अपनी प्लानिंग शुरू करी कि 12th के बाद बायोलॉजी के बाद क्या क्या स्कोप है, और इधर मैं रूम में अपनी प्लानिंग कर रहा हूं कि एक मैच इस जगह पर खोलेंगे, ये अच्छी चल जाएगी तो उसके बाद दूसरी वहां खोलेंगे, दूसरी चल जाएगी तो फिर तीसरी वहां खोलेंगे, और इस तरीके से अपनी बहुत सारी मैच होगी और बहुत सारा पैसा आएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सक्सेस पैसे से नापी जाती है। अगर आपके पास पैसा है, आप रिच हैं, इट मीन्स आप सक्सेसफुल है, और काफी हद तक ये बात सही भी है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में मेरे अलग ही ख्याली पुलाव चल रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, फिर इसके बाद ये करेंगे, फिर इसके बाद अपनी जमीन लेंगे, वहां पे रेस्टोरेंट खोलेंगे। मैं अपनी अलग दुनिया में हूं और मेरे पिताजी लगे हुए हैं कि ये 12th के बाद इसको किस तरीके से एजुकेशन में लाया जाए। उन्होंने कहीं से पता लगाया कि 12th के बाद जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, और ये बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास चॉइसेस हैं दो, या तो आप क्लिनिकल एरिया में जाएंगे, इंजेक्शन वगैरह जो बेड साइड केयर है उससे डील करेंगे, या फिर आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज में एज ए नर्सिंग ट्यूटर आप वर्क कर सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने पता लगाई, और पता लगाने के बाद एक दिन शाम को मुझे बुलाया, और शाम को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो अभी आप 12th पास हो, और अभी मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बिजनेस को शुरू करने की ये राइट एज है। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो अपनी एजुकेशन आप कंप्लीट कर लो, और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप जो करना है वो कीजिए। मैंने कहा कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक प्रपोजल लाया हूं, एक बात कहना चाहता हूं, पहले उस बात को सुनिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी तरफ जाइएगा। ठीक है, तो उन्होंने मुझे पूरा बताया कि ऐसे एक कोर्स होता है जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए होता है, और वो कोर्स है बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग वर्ड सुनते ही मैंने कहा नर्सिंग, ये तो लड़कियां करती है, क्योंकि उस समय इतना अवेयरनेस नहीं थी। मैंने कहा ये तो लड़कियां करती है। फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, इसमें मेल नर्स भी बनते हैं, और मेल भी एडमिशन लेते हैं, और वो भी ये कोर्स कर सकते हैं, और ये 4 साल का डिग्री कोर्स है। मैंने कहा मुझे नर्सिंग करनी नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है वो काम, मुझे क्लिनिकल एरिया पसंद ही नहीं है। उन्होंने कहा, उनके पास तो पूरा हथियार था। उन्होंने बताया कि मैं आपको ये कह ही नहीं रहा कि आप क्लिनिकल ज्वाइन कीजिए, आप इसमें एक दूसरा रास्ता भी है। मैंने कहा क्या? उन्होंने बताया कि आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं इसमें, यानी कि पढ़ाने का काम होगा। किसको पढ़ाने का? नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम होगा। मुझे ये दूसरा वाला जो था ना ऑप्शन, ये थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये काम मुझसे हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था राजी होने का, कि मैं इस कोर्स के लिए राजी हुआ, क्योंकि उस समय एक ही प्राइवेट कॉलेज था। गवर्नमेंट में तो हम हो नहीं सकते थे, इतने इंटेलिजेंट थे नहीं हम। तो एक ही प्राइवेट कॉलेज था, वो था जयपुर में, और मैं रहता था कोटा में, और 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैं वैसे ही डिप्रेस और डीमोटिवेटेड फील कर रहा था। मेरे दोस्त जो है वो सब 1-1 साल आगे निकल गए थे, मैं वहीं खड़ा था अब तक 12th पास। सबने कुछ ना कुछ कोर्स ज्वाइन कर लिया था, सब आगे निकल गए, मैं वहीं खड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आपका कॉलेज होगा जयपुर में। मैं खुश हो गया। मैंने कहा यहाँ घर से बाहर निकलेंगे, 250 किलोमीटर दूर जाएंगे और मौज करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं एडमिशन ले लूंगा। मेरा कजन ब्रदर था, उसकी भी यही सेम थी, वो भी फेल हो गया था प्री मेडिकल टेस्ट में। तो उसके फादर ने भी मेरे फादर के साथ मिलके हम दोनों की जुगलबंदी करवा के और हमारा एडमिशन करा दिया जयपुर में। एडमिशन कराने के बाद उन्होंने रूम वूम दिला दिया वहीं कॉलेज के पास, और कॉलेज के पास हम रहने लगे। उन्होंने बता दिया इतने नंबर की बस है, इस बस से आप कॉलेज जाइएगा, वहां पे अपनी क्लासेस लीजिएगा, वापिस आइएगा, और खाने वाने का जो भी उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया पूरा। उसके बाद वो चले गए। अब हम दोनों ने शुरू किया कॉलेज जाना। शुरू में कॉलेज गए, यूनिफॉर्म सिलवा सिल्वू के अप टू डेट होके कॉलेज जाने लगे। शुरू में 10-15 दिन कॉलेज गए, देखा तो यहाँ भी कुछ अलग माहौल चल रहा है। यहाँ टीचर आ रहा है और इंग्लिश में ही कुछ बोल जा रहा है 1 घंटे। हम हिंदी मीडियम के बच्चे, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमें डर लगने लग गया, फियर आने लग गया कि यार हम जवाब ही नहीं दे पाते। हमसे टीचर क्वेश्चन करता है, वो बोलता है इंग्लिश में क्वेश्चन, पहली बात तो हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, फिर वो कहता है इंग्लिश में ही जवाब दो, तो ये तो फिर हमारे लिए और भी मुश्किल। रोज रोज का पनिशमेंट। हमने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। 1 महीने कॉलेज जाएंगे, स्टार्टिंग में कॉलेज जाना छोड़ दिया। रूम पे रहते, रूम पे मस्ती करते, और उस 1 महीने जब कॉलेज जा रहे थे तब मुलाकात हो गई आपके उपेंद्र सर से, वो भी हमारे साथ। तब हमारी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में उनसे मुलाकात हो, तो थोड़े विचार मिले।
विचार मिलने के बाद दोस्ती हो गई, वो भी अपने कॉलेज के नाम से हमारे रूम पर आ जाते थे, मस्ती करने लगे। मस्ती करते 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 पूरा साल निकल गया। पूरा साल निकल गया, घर पे लेटर आने लगे कि आपका बच्चा एब्सेंट रहता है, आपका बच्चा एब्सेंट रहता है और हम इसको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। मुझे पता था प्राइवेट कॉलेज है, फीस लिए एग्जाम में तो बैठने देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिक्योरिटी मनी जो होगी वो लास्ट में नहीं देंगे, ये मुझे पता था, ये समझ गया था मैं इतना। तो घर से फोन आते थे कि लेटर आया है, मैंने कहा आप लेटर की चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ रेगुलर और ये आते रहते हैं लेटर इस तरीके के, कोई इशू नहीं। तो वो जानते थे कि बड़ी मुश्किल से तो ये तैयार हुआ है, अगर इसको अभी फिर कुछ बोला तो फिर ये और वहां से कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएगा। तो ऐसे फर्स्ट ईयर निकला, फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए, वही एग्जाम से 2-3 दिन पहले जो पढ़ते हैं सोल्ड पेपर, वो सोल्ड पेपर पर पढ़ा के एग्जाम दिए, एग्जाम का रिजल्ट आया और फर्स्ट ईयर में फेल। रोहित सर फर्स्ट ईयर में फेल, और किस सब्जेक्ट में, इसी सब्जेक्ट में जो आपको पढ़ाते हैं। फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हम एनाटॉमी के अंदर, एनाटॉमी में फेल हो गए। फिर वही डिप्रेशन वाली कहानी, फिर थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि यार फर्स्ट ईयर में फेल हो गए अपन, जो कि पीएमटी की प्रिपरेशन कर कर आया बंदा, वो एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट में फेल हो गया, जो कि बहुत डीपली पढ़ाया जाता है वहां पर, और हम एनाटॉमी के अंदर फेल हो गए। पेरेंट्स को कोई उम्मीद नहीं है कि लड़का कुछ करेगा लाइफ में। रिश्तेदार बोलते हैं कि देखो हमारा बेटा तो यहाँ पहुंच गया है, इसने आईआईटी क्रैक कर ली है और इसने एमबीए कर लिया है, इसने होटल मैनेजमेंट कर लिया है और इसका इतने लाख का पैकेज है। शर्म आती थी पिताजी को मुझ पर, मतलब ऑब्वियसली किसी भी फादर को आएगी कि यार वो उनका बेटा कुछ नहीं कर रहा है। और दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो आग लगाने में तेज रहते ही हैं, वो बताते थे कि यार आपने कहाँ भेज दिया उसको जयपुर में, कुछ नहीं करेगा वो ऐसे ही आवारागिरी करके 4 साल में वापिस आ जाएगा और उसके बाद भी वो कुछ नहीं करेगा। तो मतलब मुझे लग गया था कि यार मुझसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि कभी आपके पेरेंट्स आपको जताते नहीं है, लेकिन आपको लग जाता है कि हाँ वो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे कि आप लाइफ में कुछ करेंगे। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ चल रहा था। री एग्जाम दिया मैंने, क्या है सेल्फ इवेल्युएशन का फॉर्म भरा था एनाटॉमी के अंदर। तो री एग्जाम की डेट जब आई तो उससे पहले वो सेल्फ इवेल्युएशन वाला रिजल्ट आ गया, तो मेरे कुछ मार्क्स बढ़ गए थे, तो मुझे दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ा, मैं पास हो गया था फर्स्ट ईयर में। फिर फर्स्ट ईयर में पास हुआ, सेकेंड ईयर आया, वही रूटीन था बिल्कुल, दोस्तों के साथ मस्ती, वही एग्जाम से 7 दिन 5 दिन पहले पढ़ना और पास हो जाना। एवरेज मार्क्स आते थे, ऐसा नहीं है कोई क्लास के टॉपर थे, एवरेज मार्क्स आते थे। टीचर पहचानते नहीं थे मुझे, क्योंकि मैं कॉलेज बहुत रेयरली जाता था, बहुत कंपलसरी होता था। फाइनल ईयर आया, फाइनल ईयर मतलब आप देखिए कि मतलब कितना नालायक था मैं। फाइनल ईयर आया, फाइनल ईयर में मुझे एक नया चस्का चढ़ा शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट का चस्का चढ़ा मुझे, मैंने शेयर मार्केट सीखा अपने एक दोस्त से, और मुझे लगा कि इससे पैसे कमाना इतना आसान है, मतलब सक्सेसफुल होना बहुत आसान है इससे। तो फाइनल ईयर की जो फीस थी ना मेरी, वो फीस मैंने शेयर मार्केट में लगाई। 2008 की बात बता रहा हूँ आपको, बिना घर वालों को बताए। मैंने कहा थोड़े दिन शेयर मार्केट में पैसा रखेंगे, कुछ पैसा बढ़ जाएगा, जो बढ़ जाएगा पैसा वो अपने पास रख लेंगे और फीस अपन कॉलेज में सबमिट करा देंगे। लेकिन ऊपर वाला कुछ अलग ही चाह रहा था। 2008 में आप गूगल करिएगा, 2008 में इकोनॉमिकली क्राइसिस आया था ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैंने जब शेयर मार्केट में पैसा लगाया, उसके 1 महीने बाद जो शेयर प्राइसेस थे वो 50-50, 60-60% टूट चुके थे। यानी कि जो मेरी फीस थी वो फीस अब आधी से भी कम रह गई थी, और धीरे 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 वो 10% रह गई फीस नहीं भर पाया मैं। अब लास्ट में जब एग्जाम टाइम आया, तो इंटरनल एग्जाम से पहले आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है कि आपको फीस सबमिट करनी है। मैंने जैसे तैसे अपने पिताजी को सच बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप देखिए कि इस स्थिति में भी एक पेरेंट मतलब अपने बच्चे का कितना साथ देते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है जो हो गया वो हो गया, मैं फीस का इंतजाम करता हूँ और आप फीस भरिए और एग्जाम दीजिए अच्छे से। तो उन्होंने फीस का इंतजाम करा, फीस भरी, मैंने फाइनल ईयर का पेपर दिया, और फाइनल ईयर के पेपर के बाद जब वो लास्ट प्रैक्टिकल जो होता है, तो प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको एक जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो सबमिट करना होता है। कुछ ऐसा था फाइनल ईयर में कि एक प्रोजेक्ट मिला था, 5 जनों का ग्रुप था, एक लड़की थी उसमें, तो वो प्रोजेक्ट सबमिट करना होता था। तो हमने उस लड़की से कहा था कि आप ये प्रोजेक्ट बना लीजिए और जो भी शेयर आएगा वो शेयर हम चारों दे देंगे, आप पैसे मत देना, मतलब आप मेहनत कर लो। तो उसने बना दिया प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट लेकर हम चले गए हमारे कोऑर्डिनेटर को सबमिट करने प्रैक्टिकल के बाद, क्योंकि वो सबमिशन होगा तभी आपका जो एग्जाम है वो माना जाएगा कि आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया। तो वो हम सबमिट कराने गए। सबमिट कराने
गए तो वो टीचर जो कोऑर्डिनेटर थे हमारे, वो जानते थे कि ये नालायक बच्चे हैं और इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है और ये प्रोजेक्ट कहाँ से बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट तो आपने नहीं बनाया है। मैंने कहा सर हमने बनाया है, नहीं बनाया है, आप ये लीजिए फाइल और जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे बात कर रहे हो। उस समय समझ नहीं होती, ना मैच्योरिटी होती है, बच्चा होता है ना, तो वो ऐसी बात करता है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो। मैंने कहा सर आप देख लीजिए इसमें, अब हमने बनाया है नहीं बनाया, अब ये तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं जानता हूं तुम बहुत नालायक हो और मैं लिख के दे सकता हूं कि तुम अपने जीवन में कहीं जॉब नहीं कर सकते, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वो उनके शब्द थे। और मैं रूम पर आया जब, तो रूम पे आने के बाद जब मैं अकेला सोच रहा था, मैंने कहा ग्रेजुएशन हो गई है, हो ही जाएगी, अब रिजल्ट आती, 12th के बाद मैं फेल हो चुका हूं, फाइनल ईयर में अपनी फीस जो है वो मैंने शेयर मार्केट में डुबो दी है, पेरेंट्स को कोई उम्मीद नहीं है, इनफैक्ट टीचर ये बोल रहे हैं कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा अब कुछ करना पड़ेगा, अगर अब कुछ नहीं किया तो अपनी नजरों में ही गिर जाएंगे। थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आने लगती है उस एज में, अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। मैंने गया नेक्स्ट डे और मैंने रिज्यूम बनवाए 10 रिज्यूम बनवाए, जिसमें अपना जो क्वालिफिकेशन था उसमें मैंने बीएससी नर्सिंग रिजल्ट अवेटेड लिखाया, क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो रिजल्ट अवेटेड वालों को भी ले लेते थे। और इन 4 सालों में कई सारे नर्सिंग कॉलेज खुल चुके थे, पहले एक ही था, कई सारे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज खुल चुके थे। मैं अगले दिन गया और मैंने जाकर 10 अलग अलग कॉलेजेस में रिज्यूम दिए। रिज्यूम देने के बाद हर जगह से यही बोला गया कि हम बताएंगे कोई जरूरत होगी तो, हम बताएंगे कोई जरूरत होगी तो। मैं 30 से 35 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था, नया ओपन हुआ था, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का नया बैच आया था, जीएनएम का फर्स्ट ईयर का नया बैच वहां आया था। तो मुझे एक किसी फ्रेंड ने बताया कि यार वहां चला जा, शायद वहां रिक्वायरमेंट होगी। मैं वहां गया, 30 किलोमीटर दूर, जहां मैं रहता था वहां से 30 किलोमीटर दूर मैं वहां गया, मैंने उनको रिज्यूम दिया। उन्होंने कहा ठीक है, कल हम आपका एक डेमो रखते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की क्लास में। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा सर किस टॉपिक पे मुझे देना है, कि टॉपिक तो नहीं, फंडामेंटल का होगा और कोई भी टॉपिक आप प्रिपेयर करके आइएगा, 45 मिनट से 1 घंटे की आपकी क्लास होगी लगभग, तो वो 1 घंटे का मटेरियल आप इकट्ठे करके आइएगा। अब मैं वापस आया, कुछ नॉलेज नहीं, फंडामेंटल फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, फाइनल ईयर में आ गए, कुछ नॉलेज नहीं। फिर भी मैंने क्या किया, इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा किया और मैंने एक टॉपिक प्रिपेयर किया और मुझे उस टॉपिक को प्रिपेयर करने में लगे 8 घंटे। 8 घंटे में जाके मैंने 45 मिनट का जो टॉपिक था वो मैंने प्रिपेयर किया। उसको मैंने कई बार अपने दोस्त को पढ़ाया, कई बार मिरर को पढ़ाया और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं डेमो देने गया। जब मैं डेमो देने गया वहां पे, तो उन्होंने कहा वो क्लास है, आप जाकर डेमो दीजिए। जब मैं डेमो देने गया तो करीब 35-40 स्टूडेंट का वो बैच था, वो बैठे हुए थे। मैंने अंदर एंटर ही हुआ तो साथ साथ में प्रिंसिपल और एक टीचर थे, वो आए और वो भी पीछे बैठ गए। मैंने अपना टॉपिक शुरू किया और 50 मिनट तक रेगुलरली मैं उन लोगों को अपना टॉपिक समझाता रहा, रिवाइज कराता रहा और मैंने अपना टॉपिक उनको पढ़ा दिया। मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने कहा कि मेरी आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। और मैं बाहर ही निकल रहा था कि सारे स्टूडेंट क्लैपिंग करने लगे, सारे स्टूडेंट ताली बजाने लगे और मैंने बाहर निकलते समय वो तालियों की गड़गड़ाहट जब सुनी तो मैं खुश हुआ, क्योंकि मुझे पहली बार शायद वो एप्रिशिएशन मिला था जिसकी मुझे जरूरत थी। मतलब जो मुझे बूस्ट कर सकता था वो एप्रिशिएशन मुझे उस डेमो क्लास में मिला। जब मैं वहां से निकला, प्रिंसिपल ने बुलाया कि आपका डेमो ठीक हो गया है और आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। 8,000 रुपए मेरी सैलरी थी, 8,000 रुपए के अंदर मैंने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया। 1 जनवरी 2009 को मैंने वो कॉलेज ज्वाइन किया। अच्छा चल रहा था, सब कुछ पढ़ा रहा था, बच्चों को पसंद भी आ रहा था। अब यहां से मुझे ये लगने लगा कि ये मेरे मन का काम है। मतलब ये काम ऐसा है जो मैं मन से कर रहा हूं, जिसमें मुझे मजा आ रहा है और मुझे फीडबैक में अप्रिशिएशन मिल रहा है। और अप्रिशिएशन जब मिलता है ना, एज ए टीचर आपके स्टूडेंट जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आप मोटिवेटेड रहते हो। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, वैसे ही टीचर को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है और वो मोटिवेशन स्टूडेंट का अप्रिशिएशन होता है।
तो मैं सब कुछ सही चल रहा था और मैंने 23 दिन वहां पे पढ़ाया। 23 जनवरी शाम को 7:30 बजे के लगभग मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में क्या हुआ कि मेरा जो राइट लेग था और राइट लेग की जो टीबिया थी वो टीबिया बोन में फ्रैक्चर हुआ और वो बोन अलग अलग हो गई। मैंने एक्सरे देखा बाद में तो वो बोन अलग अलग हो गई। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ कोई मेरे साथ नहीं था, आसपास वाले लोग उठा के मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। शाम को 7:30 बजे का वक्त था। 8:30, 9, 10 बजे तक डॉक्टर प्लास्टर कच्चा प्लास्टर जो करते हैं उन्होंने जोड़ के बोन्स को मिला के, डॉक्टर अच्छा था, उन्होंने क्या करा बोन को बिल्कुल अच्छे से सेटल किया और सेटल करने के बाद कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया। मैंने घर पे नहीं बताया था क्योंकि अगर रात का टाइम था मैं घर पे बताता तो वो लोग रात में परेशान हो जाते और रात से कैसे। मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया, कुछ दोस्तों को, और वो लोग वहां आ गए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वो गाड़ी कर लाए और गाड़ी करके लाने के बाद मुझे वापस कोटा ले गए। डॉक्टर ने मुझे बोला था कम से कम 4 से 5 महीने आपका बेड रेस्ट रहेगा। तो अगेन मुझे ये लगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अभी तो मैंने शुरुआत की थी लाइफ की, अभी तो मैंने कुछ सीखा था कि कुछ बनना है, अभी तो मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी और शुरू करते ही मुझे 5-6 महीने का बेड रेस्ट मिल गया। लेकिन उस दौरान जब आप बिल्कुल अकेले होते हो ना तो आप खुद से बातें करते हो ना तो खुद को अच्छे से पहचानने लग जाते हो। तो सब लोग मेरे साथी जो थे बीएससी नर्सिंग वाले सब अपने अपने कॉलेज में पढ़ा रहे थे, सबको 6-6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया। 4-5 महीने बाद जब मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, चलने लगा, तब फिर मैंने सोचा कि अब शुरू करते हैं, वापिस से पढ़ाना शुरू करेंगे। जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था उन्होंने कहा अब सीट वेकेंट नहीं है, अब हमारे पास टीचर कंप्लीट हो गए। मैंने सर को ही बोला था, उपेंद्र सर को, कि ये पढ़ा रहे थे जिस कॉलेज में तो वहां का कोई वैकेंसी है। तो इन्होंने बताया कि हाँ वहाँ वैकेंसी है, बीएससी नर्सिंग वाली जो ब्रांच है जहाँ पे बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग चलता है, तो वहां पर वैकेंसी है। तो मैं जयपुर आया वापस, घर वालों को कन्विंस करके कि मैं ठीक से रहूंगा लेकिन मुझे पढ़ाने दो। तो मैं वापस आया और वापस आने के बाद मैंने वो कॉलेज ज्वाइन किया। वो कॉलेज ज्वाइन करके धीरे धीरे अपनी जो भी कमियां थी टीचिंग में, क्योंकि वो कॉलेज अच्छा था एक्चुअल में, वहाँ पे 7 से 8 एमएससी नर्सिंग टीचर सीनियर हुआ करते थे, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को आपको अपने लेक्चर में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये सारी बातें मुझे वहां से सीखने को मिली। 2 साल का लगभग मैंने वहां पर एक्सपीरियंस लिया और 2 साल का जब मैंने एक्सपीरियंस लिया तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये वो काम तो मुझे समझ में आ गया कि ये काम मेरे मन का है, लेकिन मैं इससे ये कैसे साबित करूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूं। ये मैं साबित नहीं करूंगा क्योंकि सक्सेसफुल की डेफिनेशन तो मनी है और मनी इतना मिलता नहीं है, 14-15 हजार रुपए मंथली मिलते थे। मैंने कहा इससे तो साबित नहीं होगा, ना पेरेंट्स को साबित होगा और ना जो उन रिश्तेदारों को साबित होगा जो नकारा समझते हैं। तो मैंने साथ साथ में एक दोस्त के साथ एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस क्या था? वो बिजनेस था टी स्टॉल और फास्ट फूड सेंटर। ठीक है, ये सब कुछ जयपुर में ही चल रहा है, टी स्टॉल और फास्ट फूड सेंटर। हमने 2 लोग हायर किए, 2 लोग हायर करके हमने उस काम को शुरू कर दिया। 15 से 20 दिन ही हुए होंगे, सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो दोनों भाग गए। जो बनाने वाले थे वही भाग गए, वो भाग गए। फिर अगेन लॉस, अगेन डिप्रेशन कि यार ये पहला ही काम शुरू किया था हिम्मत करके, घर वालों को बिना बताए कि शायद कुछ अर्निंग होगी इससे एक्स्ट्रा, तो फिर कुछ और बड़ा करेंगे। फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे 2011 में दिल्ली आना पड़ा। तो 2011 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद फिर से नई शुरुआत करी। यहां दिल्ली में रिज्यूम लेकर गए तो ये बोलते हैं हम मेल को एज ए नर्सिंग ट्यूटर रखते ही नहीं। 2.5 साल का एक्सपीरियंस था लगभग, तो मेल को ये नर्सिंग ट्यूटर नहीं रखते थे। तो मैंने कहा अब कहाँ जाए। गूगल पे सर्च करा, सर्च करने के बाद पता चला दिल्ली एनसीआर में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो दिल्ली में नहीं है। जैसे नोएडा में कुछ कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा में कुछ कॉलेज है, गाजियाबाद में है। तो मैं रिज्यूम लेके इन सब कॉलेजेस में गया। तो एक कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में जिसकी जस्ट शुरुआत हुई थी। शुरुआत मतलब जीएनएम फर्स्ट ईयर ही वहां पर चलता था उस समय पे, ना एएनएम था, ना बीएससी था, ना कोई अदर कोर्स था। और वहां पे भी सारी फीमेल स्टाफ ही थे पढ़ाने वाले। लेकिन उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको 12,000 रुपए हम सैलरी देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अपनी टीचिंग पे भरोसा था कि मैं सैलरी तो बाद में बढ़वा ही लूंगा। तो मैंने वहां पर ज्वाइन कर लिया।
लेकिन दिक्कत क्या थी, वो कॉलेज था जहां मैं दिल्ली में रहता हूं, वहां से 60 किलोमीटर दूर, ग्रेटर नोएडा। मैं डेली 60 किलोमीटर जाता था और 60 किलोमीटर आता था। कुछ दिन मैंने वहां पे अच्छे से काम करके ये उनको जता दिया मैनेजमेंट को कि हाँ ये लड़का मेहनती है और ये लड़का काम करता है। तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। उन्होंने कहा कि आप जो मेडिकल फैकल्टी है लखनऊ, वहां का भी काम देखेंगे, आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी जाके भी जो कॉलेज से रिलेटेड काम होगा फाइल का वो आप देखेंगे, तो ये काम आपको मैनेज करने होंगे। धीरे धीरे जो सीनियर थे वहाँ पे वो प्रिंसिपल मैम थी और जो बाकी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, उन्होंने कहा कि हमें और कोर्सेज बढ़ाने हैं, हमें एएनएम लाना है, बीएससी नर्सिंग लाना है। तो इन सब चीज़ों की मैं तैयारियां उनके साथ करता था और साथ साथ में एडमिशन भी देखता था। अब एडमिशन देखने वाले का इनकम अच्छी होती है क्योंकि डोनेशन आता है, तो वो डोनेशन का मैनेजमेंट को नहीं पता चलता था, तो इनकम अच्छी हो रही थी, तो मजा आ रहा था, काम भी अच्छा चल रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और सीखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात मेरी लाइजनिंग, मतलब लोगों से बात करने की डील डेवलप हो रही थी। तो मैं आईएनसी जा रहा था, वहां लोगों से मिलता था, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जाता था, वहां लोगों से मिलता था। फाइल्स के चक्कर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ जाना पड़ता था बीएससी नर्सिंग के फाइल के लिए, तो लोगों से मिलता था, तो मुझे अच्छा लगता है वो काम। और इसीलिए शायद है ना इंक्वायरी में फर्स्ट नंबर मेरा ही दे रखा है, क्योंकि मुझे लोगों के से डील करना अच्छा लगता है, अपनी बात उनको एक्सप्रेस करना या उनको कन्विंस करना कि जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छा है, मुझे पसंद है ये काम। तो मैं ये चीजें वहां पे सीखा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है, ये चीज मैंने वहां से सीखी अच्छे से। लेकिन बात तो वही आ जाती है कि सक्सेसफुल तो है नहीं, अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, काम अच्छा चल रहा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल कभी बोल रही है इस क्लास के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाने जाओ, इस क्लास के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाने जाओ, क्लिनिकल ड्यूटी लग रही है बच्चों की, वहां पर क्लिनिकल ड्यूटी में अटेंडेंस लेने जाओ, उसमें इंटरेस्ट है नहीं, तो निकलना तो था ही कभी ना कभी इस झंझट से। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग वो होता है ना, आप जुड़े, आप दो को जोड़ोगे, फिर वो दो को जोड़ेंगे, वो चार को जोड़ेंगे, इस तरीके से। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया और नेटवर्क मार्केटिंग में इतने धक्के खाए, बहुत धक्के खाए। 6 महीने 1 साल तक एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो खुद नेटवर्कर हैं, मैं उनकी टीम में था उस समय पे, 2013 की बात है, मैं उनकी टीम में हुआ करता था। तो वहां मुझे लगा कि यार ये काम मेरे को सूट नहीं करेगा, है तो अच्छा क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए अच्छा है कि वहां भी आप लोगों से डील करते हो और उन लोगों से जो आपके लिए अनजान है, अनजान लोगों के साथ आप डील करते हो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग की एक अच्छी बात है कि वहां आप अनजान लोगों से अपना प्लान डिस्कस करते हो और वो बड़े प्यार से आपको ना बोलते हैं। तो कुछ समय के बाद, शुरू में तो बुरा लगता है, कुछ समय के बाद उनकी ना के हैबिचुअल हो जाता है कि यार मैं यहाँ जा रहा हूं, मैं इसको प्लान बताऊंगा और ये ना बोलेगा, तो आपको ना का फर्क पड़ना बंद हो जाता है, आपको किसी की ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज मैंने वहां से सीखी। फिर उसके बाद नहीं लगा मन, छोड़ दिया। उसके बाद ओला उबेर में जो कार्स होती है, इन कार्स को लगा के ड्राइवर को हायर करके वो शुरू किया, वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद एक फास्ट फूड सेंटर खोला, फास्ट फूड सेंटर भी फेल हो गया। फिर मुझे ये इतने सारे फेलियर के बाद है ना एक बात समझ में आई कि मैंने जो भी काम किए हैं अब तक, ये सारे काम वो हैं जिनको मैं ऑपरेट नहीं कर रहा, मतलब मैं खुद नहीं कर रहा। अगर मैं नेटवर्कर हूं तो मुझे अपने सीनियर को बुलाना पड़ता है कि सर आप इनको समझाइए क्योंकि मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, आपकी उपलब्धि है, आप इनको दिखाइए, इतने चेक आते हैं। अगर मैं रेस्टोरेंट खोला तो मैं डिपेंडेंट हूं उस हलवाई के ऊपर और उस लेबर के ऊपर जो वो मटेरियल बनाएंगी। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता। सक्सेसफुल अगर मुझे होना है तो मुझे वही काम शुरू करना पड़ेगा जो मैं कर सकता हूं। ये बात मुझे क्लियर हो गई और ये सारी चीजें मैंने ना अपने पेरेंट्स को बिना बताए शुरू और बंद कर दी, बंद हो गई है, आप ऐसा समझ सकते हो। बहुत फेलियर आ गए लाइफ में, लेकिन सर से मेरी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी बीएससी नर्सिंग के दौरान। तो हम लोग रेगुलरली, मैं दिल्ली आ गया था तब भी हम रेगुलरली 1-1.5 घंटे डेली फोन पे बात किया करते थे और दिन की प्लानिंग शेयर करते थे और फ्यूचर प्लानिंग भी शेयर करते थे। तो हमने 2014 में जब हम पढ़ा रहे थे, वो कोचिंग में पढ़ाते थे, मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ाता था, तो उन्होंने
कोचिंग का कंसेप्ट बताया कि यार ऐसे ऐसे नर्सिंग कोचिंग्स अब खुल रहे हैं और शायद इस एरिया में भी एक अच्छा स्कोप है, लेकिन जिन कोचिंग्स में मैं पढ़ा रहा हूं उन कोचिंग्स में कुछ ना कुछ कमियां हैं। मैंने कहा ठीक है, तो हम उस समय से कोचिंग का डिस्कशन करते थे। नाम हमने सोच लिया था, अकाउंट रजिस्टर करवा लिया था 2015 में ही, और तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि हमारा सिलेबस का डिजाइन ये होगा। हम एनक्लेक्स सॉन्डर्स भी कराएंगे बच्चों को, हम मोसबी के बारे में भी गाइडेंस देंगे, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, और हम उनको बीच बीच में एनकरेज करेंगे कि उनको किस तरीके से पढ़ना है। एक पूरा स्ट्रक्चर हमने रिटर्न फॉर्म में डिजाइन कर लिया। और ये सिर्फ आइडिया है, अभी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि वो रह रहे हैं जयपुर, मैं रह रहा हूं दिल्ली। जब तक दोनों साथ नहीं होंगे तब तक शुरू नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। जब हम डेली बातें करते थे अकाउंट के बारे में, तो 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि सर को भी दिल्ली आना पड़ा। सर भी कहाँ है? दिल्ली। मैंने उनसे पहले ही बोल रखा था, जिस दिन आप शिफ्ट हो जाओगे, जिस दिन आप यहाँ आ जाओगे, उसी दिन मैं अपनी जॉब से क्विट कर दूंगा और फिर हम इस प्लान के ऊपर, इस आइडिया के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा फिजिबल लग रहा है और इस पे हम डिपेंडेंट नहीं है। हम शुरू कर सकते हैं और अगर कोई चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर हमने 2016 की बात है, वो आए थे करीब अप्रैल में, वो आ गए थे 2016 अप्रैल में वो यहाँ आ गए थे। और मई में हमने प्लान किया था कि 12 मई 2016 को नर्सेस डे जो था, तब हम अनाउंसमेंट करेंगे। हमने जगह देखी यहीं अशोक नगर में, एक छोटा सा कमरा और एक छोटा सा ऑफिस, उसी के अंदर पार्टीशन करके जी 20-22 चेयर आ जाती थी और वहां ऑफिस में हम दोनों बैठते थे। ठीक है, तो हमने जर्नी शुरू करी। अब 12 मई को हमें अनाउंसमेंट करना था और 11 मई को मैंने रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। मैं गया प्रिंसिपल मैम के पास और मैंने कहा कि मैम अब मैं कल से नहीं आऊंगा, 24 आवर्स का मेरा ये रेजिग्नेशन लेटर है, मैं कल से नहीं आ रहा। अब जिस बंदे ने 2011 से 2016 तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, फार्मेसी और अदर ओटी टेक्नीशियन, इतने सारे कोर्सेज वहां पर लाया, और उसके बाद वो बंदा एकदम से बोल रहा है कि अब वो कल से नहीं आएगा। तो इतनी आसानी से तो वो मुझे क्विट नहीं करने देना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि आप तो 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर हो गया है, हम आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगे इस कंडीशन में। मैंने कहा ठीक है, तो हम आपको आपकी सिक्योरिटी मनी भी नहीं देंगे, जो एक मंथ की सैलरी एज ए सिक्योरिटी मनी थी। मैंने कहा ठीक है, कि 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर आप लेकर नहीं जा रहे हो, आप जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। आप जाकर अब कहां जॉब करोगे और कैसे दिखाओगे कि आपको कितना एक्सपीरियंस है? तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैम से बोला, मैंने कहा मैम मैं आज यहां से जा रहा हूं और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं लाइफ में कभी जॉब नहीं करूंगा, मैं लाइफ में कभी कहीं जॉब नहीं करूंगा, इसीलिए मेरे ये एक्सपीरियंस लेटर, ये मेरे लिए एक पेपर होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं जॉब ही नहीं करूंगा। और मैं वहां से क्विट कर आ गया। पर हमने अपनी तैयारी शुरू करी अकाउंट को एस्टैब्लिश करने में, और मैंने 12 मई को जब हमने अनाउंसमेंट कर दिया, तो 12 मई से अनाउंसमेंट था और 15 जून को हमारा बैच स्टार्ट होना था। तो इस दौरान हमें रजिस्ट्रेशन करने थे और अपना एक बैच बनाना था। मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि मैंने 5 साल यहाँ दिल्ली एनसीआर में काम किया है, कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। कुछ खास स्टूडेंट जो आपकी बात मानेंगे, ऐसा आपको लगता है कि कुछ खास स्टूडेंट जो आपकी बात मानेंगे वो यहाँ पर एडमिशन लेंगे। मैंने 30, 35, 40 बच्चों को फोन किया, मैंने कहा कि इस तरीके से हम 15 जून से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ आ जाओ, जैसा मन हो, जितनी फीस हो वो देना, बस पढ़ने के लिए आ जाओ, जैसा आपको टाइम मिले उस टाइम पे आ जाओ, हम लोग आपको पढ़ाएंगे। सर थे, मैं थे, 3 फैकल्टी और जो हमारे फ्रेंड यहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे साथ वाले तो सब जॉब पे लग चुके थे, गवर्नमेंट जॉब पे। सिर्फ सर और मैं ही थे जो वेले बैठे हुए थे, सब गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, कोई एम्स में कर रहा है, कोई एलएनजेपी में कर रहा है, सब। तो हमने उन लोगों को जो टीचिंग में जिनका इंटरेस्ट था उन लोगों से पूछा और हमने एक टीम बनाई 5-6 लोगों की, और हमने कोचिंग शुरू करी। अब आ गया वो दिन जिस दिन बैच स्टार्ट होना है। उस दिन तक बच्चे आए 4। कितने एडमिशन हुए? 4 एडमिशन। और उन 4 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, और मैंने घर पे अब तक नहीं बताया कि मैंने जॉब क्विट कर दी है। हम उन 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और 4 बच्चों को पढ़ाने के बाद जब हम अकेले में बात करते थे, क्योंकि ये अपनी जॉब क्विट कर आए, मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी, और उसके बाद हमने ये शुरू किया और बच्चे आए 4। तो एक प्रेशर तो होता ही है, फैमिली प्रेशर, कि एक सेटल लाइफ चल रही थी, उस सेटल लाइफ को छोड़ के तुमने ये शुरू कर दिया,
और तुम्हारे उसका रिजल्ट नहीं मिला, हमने पंपलेट बांटे, विजिटिंग कार्ड बांटे, इनफैक्ट न्यूज़पेपर में हमने ऐड दिया 3-3, 4-4 बार, और हम पूरी तरीके से अश्योर थे कि शायद 20 से 25 बच्चे, 30 बच्चे हमारे पहले बैच में हो जाएंगे, तो एक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगेन टूट गया कॉन्फिडेंस जब हमने उन 4 बच्चों को देखा। लेकिन हमने कहा ये बच्चे आए हैं तो इनका सिलेबस हमें कंप्लीट कराना है। हम उनको उसी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाते थे जैसा हम आज पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से हम उनको पढ़ाते थे। और कुछ 6 महीने बाद उन 4 में से 3 बच्चे सेलेक्ट हो गए, और उन 3 में से एक स्टूडेंट, मुझे नाम याद है अभी भी, योगेश कुमार, उसकी अपनी कैटेगरी में बीएसएफ में स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट रैंक आई थी। जब उसकी फर्स्ट रैंक आई तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ, जो हम एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं इसके रिजल्ट आ रहे हैं और इसके रिजल्ट आएंगे। कहीं ना कहीं मन में एक डर लगता था कि यार गलती तो नहीं कर दी खोल के, वो जो लाइफ चल रही थी वही लाइफ चलने देते, क्या 4 बच्चों से घर का खर्चा तो चलेगा नहीं, तो क्या वापस चले जाए। फिर मन में एक ही बात आती थी कि यार आज अगर वापस चला गया और वापस कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो वो 30-35 बच्चे जिनको मैंने बोला था कि कोचिंग पढ़ने आ जाओ, वो तो हंसेंगे, वो तो बोलेंगे कि गए थे सर बड़ा कोचिंग खोलने, क्या हुआ, फुस हो गई, आगे वापस। मैंने कहा वापस तो नहीं जाना है। फिर और एफर्ट लगाए और मार्केटिंग करी, क्योंकि उपलब्धता नहीं थी लोगों को बताने के लिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी नीयत अच्छी है। कुछ था नहीं दिखाने के लिए कि हमारे सिलेक्शन इतने हैं, कुछ था नहीं, सिर्फ जा रहे हैं, हमें पता था कि नीयत अच्छी है, काम मन का कर रहे हैं और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बस चलने दिया। अगले बैच में और बच्चे आए, थर्ड बैच में और ज्यादा बच्चे आए, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ने लग गई, एक हॉल से दूसरा हॉल, बड़ा हॉल, इस तरीके से 2020 तक हम इस दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बन गए, जो कि कम समय के अंदर सबसे ज्यादा सेलेक्ट करा है। हर इंडिया के अंदर हर कॉलेज, हर हॉस्पिटल में आप जाओगे आपको अकोनियन डेफिनेटली मिलेगा। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं और ज्वाइनिंग करने जाते हैं ना, तो उन्हें ऑलरेडी वहां अकोन का ग्रुप मिल जाता है। तो बहुत अच्छा था, लाइफ सेटल थी, सब कुछ आ गया, घर आ गया, अपना गाड़ी आ गई, लाइफ स्टाइल अच्छी हो गई, पैसा आ गया, सक्सेसफुल हो गए। अब पेरेंट्स को यह लगने लगा कि तेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। हालांकि वो मेरा नहीं था, वो उन्हीं का डिसीजन था जो उन्होंने 12th के बाद लिया था। लेकिन उन्होंने बोला कि डिसीजन सही था ये। और अब लगता है, मुझसे तो नहीं बोलते, लेकिन जिन लोगों से बोलते हैं वो मुझे बताते हैं कि बहुत प्राउड फील करते हैं फादर, क्योंकि अब वो बताते हैं कि वहां वो रह रहा है, उसका अपना घर है और सब कुछ उसने अपने बलबूते पे किया है, तो बड़ी खुशी के साथ वो बताते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगा, 2020 तक मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने वो सक्सेस पा ली है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड फील कर सकते हैं। और आपको अपने पेरेंट्स को ही प्राउड फील करवाना है, ये नहीं कि आप अपने रिश्तेदारों के लिए या जो क्रिटिक्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। आपको खुद को, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। फिर 2020 मार्च आया, पिछला साल, अगेन लग गया लॉकडाउन। 5 बैचेस रनिंग चल रहे थे अकोन के अंदर, 100 स्टूडेंट के 5 ऑफलाइन बैचेस चल रहे थे, और मार्च में आ गया लॉकडाउन। लगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में सब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और वापस क्लासेस रिज्यूम हो जाएगी, लेकिन लॉकडाउन बढ़ता चला गया। कुछ बैचेस ऐसे थे जिनका सिलेबस कंप्लीट होने वाला था, कुछ ऐसे थे जिनको 1 महीना ही हुआ था अभी आए हुए। 1 महीने के पेशेंस के बाद पेरेंट्स और बच्चों के फोन आने लग गए कि सर अब लॉकडाउन बढ़ रहा है, हमारी फीस रिफंड कीजिए, हमारी फीस आप रिफंड कीजिए। हमें लगा कि फीस तो रिफंड करनी चाहिए, जो भी बच्चे का हक बनता है वो उसको रिफंड करना चाहिए। तो जो भी टैक्स वगैरह कट के रिफंड बनता था वो हमने उस लॉकडाउन पीरियड में बच्चों को ट्रांसफर किया, भेजा कि किसी गालियां तो लेनी नहीं है और जो भी इनका बनता है वो इनको देना है। लेकिन मैंने सबके नाम लिख लिए, जिन जिन स्टूडेंट का रिफंड था उनका नाम लिख लिया। मैंने कहा फ्यूचर में तो कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं टकराएंगे, तब शायद इनको मैं एहसास करवाऊंगा कि उस समय पे जब एडवर्स कंडीशन थी, आपका इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा था, लेकिन आप अपने इंस्टीट्यूट के साथ नहीं खड़े थे। प्लस रेंट चल रहा है साल भर का, जितने 4 हॉल है, क्योंकि काम तो बंद करना नहीं है ना, आता ही है, करना ही है। रेंट चल रहा है 4 हॉल का, वो रेगुलरली जा रहा है। स्टूडेंट्स की जो रिफंड मांग रहे हैं उनकी रिफंड फीस जा रही है। जितनी सेविंग्स थी वो सारी सेविंग्स हो गई खत्म। फिर ऐसा लगा कि यार वापस जीरो पे आ गए, सब कुछ खत्म हो गया, अब जीरो पे आ गए हैं, अब क्या करेंगे।
फिर एक दिन सर और मैं मिलकर बैठ के बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यार इतने बड़ी मुश्किल से 2016 से 2020 तक यहाँ पहुंचाया था और अब बिल्कुल जीरो पे आ गए, अब क्या होगा। तो मैंने उनसे यही कहा, क्योंकि मैं तो बहुत सारे फेलियर झेल चुका हूं ना, मुझे तो आदत थी कि ये फेलियर आया है तो इसको भी झेल लेंगे। मैंने कहा कि 4 बच्चों से शुरुआत की थी ना, जीरो से ही तो शुरुआत की थी, फिर करेंगे जीरो से शुरुआत, किसी और ने थोड़ी की थी, हम लोगों ने ही तो की थी। फिर जीरो से शुरुआत करेंगे और फिर शुरू करा, फिर ऑफलाइन अभी बीच में फिर खुला। लेकिन उस समय गलती क्या थी पिछले लॉकडाउन में, कि हम ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर नहीं थे, हमारा मन भी नहीं था ऑनलाइन पढ़ाने का कभी, तो हम प्रिपरेशन भी नहीं की, ना हमने कोई ऐप डेवलप कराई। अब इमीडिएटली लॉकडाउन लग गया तो ये सब कुछ पॉसिबल भी नहीं हो पाया। बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट ने फायदा उठाया इस चीज का, बहुत क्रिटिसाइज किया हमें, मुझे तो बच्चों से पता चल जाता था, बहुत क्रिटिसाइज किया हमारे उन बच्चों को जो 5 बैचेस में पढ़ रहे थे, बहुत क्रिटिसाइज किया कि आपका इंस्टीट्यूट ऐसी एडवर्स कंडीशन में भी आपको नहीं पढ़ा पा रहा है, हम लोग देखो आपको ऑनलाइन गाइडेंस दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। काफी कुछ बातें हुई, काफी कुछ नेगेटिविटी फैली, लेकिन हमने कहा कि हम ईमानदार हैं, हम अपने साथ ऑनेस्ट हैं, हमारी नीयत सही है, जो रिफंड मांग रहा है उसको रिफंड दो, जो पढ़ना चाहता है जिसका फेथ है अकाउंट पे वो रुकेगा, वो वेट करेगा। कई सारे स्टूडेंट ने वेट भी किया। फिर हमने जैसे ही लॉकडाउन खुला जुलाई के अंदर, मैंने सबसे पहले एप्लीकेशन बनवाई। मैंने कहा ये एडवर्स सिचुएशन कभी भी फ्यूचर में भी आ सकती है, हमें तैयार रहना चाहिए एक सब्स्टिट्यूट प्लेटफॉर्म के लिए। जुलाई के अंदर एप्लीकेशन बनवाई, कुछ दिन इसका डेमो सेशन चला और फिर हमने इसे डेमो सेशन कंप्लीट होने के बाद इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद हमने बैच अनाउंस किया और ऑनलाइन बैच 1 पहला बैच हमने ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के थ्रू स्टार्ट किया और 150 से ज्यादा स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन हुए थे। 150 से ज्यादा, अभी तो 200 प्लस स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बैच 1 की बात कर रहा हूं मैं। 150 से ज्यादा बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए थे और 200 से ज्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन बैच 1 में अकेले में पढ़ रहे हैं। तब हिम्मत आई वापस से कि ये हमारे द्वारा किया गया काम था, ये वो काम था जिसमें हमारा पैशन है, जिसमें हमें मजा आ रहा है और इस काम को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जितना अच्छे से हम कर सकते हैं उतना अच्छे से कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे उन 8-9 साल की मेहनत है, वो ट्रेनिंग है। अब मुझे पीछे जाकर देखता हूं ना, अब इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में भी, अभी ऑफलाइन स्टार्ट किया वो भी बंद हो गया। ऑफलाइन बैच जब हमने अनाउंस किया अभी बीच में, उसमें भी 100 स्टूडेंट थे। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा रास्ता सही है, हमारा काम सही है। तो अब फेल तो नहीं होंगे इस काम में, भले एडवर्स सिचुएशन आएंगी, इवेंट्स आएंगे, लेकिन उन इवेंट्स के अगेंस्ट में हम रेस्पॉन्स अच्छा करेंगे, एक मैच्योर रेस्पॉन्स करेंगे, डेफिनेटली आउटकम बहुत अच्छा आएगा। तो इस बार में ज्यादा दिक्कत नहीं आई है। और आज जब मैं देखता हूं ना पीछे जाके, तो मैं वो 10 से लेकर अब तक की जो अपनी जर्नी देखता हूं कि यार ये हुआ था। 10 के बाद किसी ने कहा बायोलॉजी ले ले, तो मैंने बायोलॉजी ले ली। अगर मैं बायोलॉजी नहीं लेता उस समय तो, ये कोई और सब्जेक्ट ले लेता तो क्या मैं आज यहाँ होता? तो वो अच्छा हुआ काम। फिर मैं सोचता हूँ कि यार 12th के बाद है ना, सबने बोला था कि पीएमटी की प्रिपरेशन कर ले, पीएमटी की प्रिपरेशन कर ले, मैंने वो करी। अगर मैं वो नहीं करता तो मुझे एक टीचर का एटीट्यूड नहीं पता चलता, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, और वो इतना अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अभी भी है, और इतने अच्छे ब्रिलियंट टीचर हैं, उनको देख के कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ गया था कि यार ये टीचर में ये एसेंस होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए टीचर। तो मैंने कहा अगर मैं वहां 1 साल पढ़ने नहीं जाता तो मुझे वो एसेंस नहीं पता चलता, मुझे वो कोचिंग का माहौल नहीं पता चलता, क्योंकि मैंने तो कहीं नर्सिंग की कोचिंग की नहीं है, तो मुझे नहीं पता। मैंने तो सिर्फ अपने लाइफ में वो 1 साल ही है जो मैंने कोचिंग की थी, तो और वो भी सबसे अच्छी जगह से। भले ही मैं फेल हो गया, लेकिन मैं अपनी लाइफ में तो सक्सेसफुल हूँ। उस काम में मैं फेल हो गया, लेकिन मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ। तो मैं वहां से आने के बाद फिर जब मैंने नर्सिंग किया, तो नर्सिंग करने के बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो कॉलेज के दौरान अपनी टीचिंग इंप्रूव की। टीचिंग जब मेरी इंप्रूव, मुझे लगा कि बच्चों से अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो वो मेरा ट्रेनिंग का पार्ट था। फिर उसके बाद मैं आया दिल्ली, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, यहाँ मैं पढ़ा रहा था। यहाँ मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना आया कि किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं। पढ़ाना नहीं, पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन में पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब स्मूथली मैनेज हो पा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने सब सीखा हुआ है, मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, और ये ट्रेनिंग मैंने अनजाने में ली हुई है। मतलब ये मैंने ली नहीं थी बाई चॉइस, ये बाई चांस मुझे मिली है, और अब जाके मुझे पता चलता है कि ये मुझे जो हुआ है मेरे साथ में, ये इस काम के लिए हुआ है।
अब मैं अपने जो डॉट होते हैं ब्लैंक, उनको पीछे जाकर अगर मैं देखता हूं तो मैं रियलाइज कर सकता हूं कि मेरी लाइफ में जो जो चीजें हुई थी वो मुझे ये डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हुई थी कि मुझे लाइफ में ये बनना है। हर इंसान की लाइफ में डेस्टिनी ने कुछ ना कुछ तय कर रखा है, और वो तय डेस्टिनेशन आपको तभी मिल सकता है जब आप अपने पैशन को फॉलो करो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, चल पड़ा इनका, तो दे आर लकी। वही मैंने जो शुरू में कहा था, वो ये सोचते हैं कि दे आर लकी। उन्हें नहीं पता ना इस जर्नी के बारे में, तो उनके लिए हम क्या है, लकी। कई स्टूडेंट इतने ज्यादा वो सोचते हैं कि यार इन्होंने कोचिंग खोल लिया, चलो मैं यहां से पढ़ लिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं भी कोचिंग खोल लेता हूं। जबकि उनका पैशन नहीं है, वो कोचिंग खोल लेते हैं और कुछ दिनों के बाद अपनी कोचिंग बंद करनी पड़ जाती है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वो काम करना है जो आप करना चाहते हो। मैं फर्स्ट डे की क्लास में ये क्लियर करता हूं कि आपको वो काम करना है जो आपका पैशन है। आप पैशन को कैसे पहचाने, तो उसका एक तरीका है, हर वो काम जिसको करने में आपको मजा आता हो, जिसको करने में आप बोरियत फील नहीं करते हो, जिसको करने के बाद आपकी अर्निंग नहीं हो, कम हो, ज्यादा हो, डजंट मैटर, और जिसको आप कितने ही घंटे कर सकते हो, वो काम आपका पैशन है। मैं नहीं जानता आप लोगों का क्या क्या पैशन है। कोई सिंगर बनना चाहता हो, कोई डांसर, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता होगा, कोई किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहता होगा, जो भी व्हाटएवर आपका जो पैशन है, उस पैशन को आपको फॉलो करना है लाइफ में, लेकिन अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। क्योंकि पेरेंट्स आपकी लाइफ में हो सकता है डिसीजन बेटर ना ले पाए, लेकिन उनकी नीयत बहुत अच्छी होती है, और उसी नीयत की बदौलत मैं यहाँ हूं, उसी नीयत की बदौलत आज जो भी हूं मैं उसी वजह से हूं। अगर वो मुझे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं कराते तो आज मैं ये सब कुछ अचीव, जो शायद कोई गवर्नमेंट जॉब वाला अपने 3 जन्म में भी अचीव नहीं कर पाएगा, इतना सब कुछ वो मैं इस एज में अचीव कर चुका हूं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपने पैशन को फॉलो करना है, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करके। अब वो कन्विंस कैसे होंगे? हर किसी के पेरेंट्स एक ही बात चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो जाए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, उसके पैर मजबूत हो जाए। बस इतना चाहते हैं पेरेंट, आपसे कुछ नहीं चाहते, वो आपकी तनख्वाह नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो जाए। और आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट कैसे होगा? जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे। एक बार अगर आप गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लोगे और आप उनको अपने पैशन के बारे में बताओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे कि हाँ, जॉब मत छोड़ना, तुझे जो करना है वो तू कर ले। 18 घंटे हैं यार हमारे पास, 6 घंटे की जॉब के बाद 18 घंटे, 8 ऑफ है, बहुत टाइम है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो जब एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए ना, उसके लिए खूब तैयारी करो, खूब मेहनत करो। खूब मेहनत करने के बाद जब गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो अपने पैशन को मत भूलना। अगर किसी में कुछ है करने का तो उसको करना जरूर। और ये मत सोचना कि यार मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, कुछ भी हो यार, आपकी गवर्नमेंट जॉब तो है ना, भूखे तो नहीं मरोगे, कुछ अच्छा कर ही लोगे। लेकिन अगर आपने अपने पैशन को रेगुलरली डिटर्मिनेशन के साथ कंटिन्यूअसली फॉलो किया, एक समय ऐसा आएगा, मैं गारंटी बोल सकता हूं कि आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब इस पैशन के आगे बहुत छोटी लगने लग जाएगी। आपको 60-70 हजार बहुत छोटे लगने लग जाएंगे। आप ये बोलोगे कि यार छोड़ना यार, मैं ड्यूटी छोड़ता हूं और मैं पूरा फुल टाइम यही काम करूंगा जिसमें मुझे मजा आ रहा है। क्योंकि उस काम करने में डेली का दिन कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 9 to 5 जॉब करने वाले 4:30 बजे के बाद घड़ी देखते रहते हैं कब 5 बजेगी और मैं ऑफिस से जाऊंगा। यहाँ हम लोग अकाउंट में आने का टाइम देखते हैं कि यार कब हम आएंगे और कब हम यहाँ सब लोगों से मिलेंगे, कब बच्चों को हम पढ़ाएंगे, और फिर घर जाते हैं तो ये सोचते हैं अरे यार अब घर जाने का टाइम आ गया, थोड़ी देर और मिल जाती है स्टाफ रूम शेयर करने के लिए। इस तरीके की अगर लाइफ हो तो सोचो रोज का दिन कितना एक्साइटेड भरा होगा। और ऐसी अगर पूरी लाइफ निकल जाए, मेरी तो निकल जाएगी क्योंकि मैंने ये रास्ता चुन लिया है, और ऐसी पूरी लाइफ निकल जाए और जब आपका लाइफ का एंड होगा ना, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार जीवन मिला था और ये जीवन मैंने ऐसे ही खराब कर दिया। ये रिग्रेट नहीं होगा आपको खुशी होगी कि यार मेरे को जो जो मुझे करना था इस लाइफ के अंदर वो काम मैंने किया है। अब मैं अगर यहां से जा भी रहा हूं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो मैं आपको अगर दशरथ मांझी या सचिन तेंदुलकर या किसी और सेलिब्रिटी की स्टोरी सुनाऊं तो शायद आपको लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, शायद आप इतना नहीं सीखोगे। लेकिन मेरी बातें बताने का मकसद मेरा यही है कि
हमें कोई इतना बड़ा सक्सेसफुल नहीं होना, हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स की नजरों में सक्सेसफुल होना है और वो गवर्नमेंट जॉब लगेगी तब आप हो जाओगे। लेकिन अगर आप उसके बियॉन्ड उसके कुछ करोगे तो सोचो कि मतलब आप अपनी फैमिली के लिए एक आइडियल बन जाओगे। और हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपको देखकर या आपके आसपास वाले लोग आपको देखकर उनकी लाइफ में 1% चेंज आ जाए। आज अगर मैं जाता हूं कि फैमिली फंक्शन में तो रिलेटिव मुझसे आगे से बात करते हैं, होली दिवाली पे आगे से उनका फोन आता है। क्यों? क्योंकि आज मैं सक्सेसफुल हूं। क्यों? क्योंकि जिस समय पे जब वो क्रिटिसाइज कर रहे थे उस समय पे मैंने ये मान लिया था कि यार मैं उस लायक नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना है और मैं करके रहूंगा और मैं ऑनेस्टी के साथ, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्टी के साथ अपने काम को फॉलो करो, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप वो अचीव कर लोगे जो आपने सपने देखे, जो एक्चुअल में आपके सपने हैं वो आप अचीव कर लोगे। स्ट्रगल बड़ा हो सकता है, स्ट्रगल बड़ा हो सकता है, लेकिन हार नहीं माननी है। फेलियर बहुत सारे आ सकते हैं, हार नहीं माननी। 6 महीने के स्ट्रगल के बाद यार 80,000 की जॉब लग जाती है ना। जब मेरा 10 साल का स्ट्रगल है तो आज मेरे पास पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? मैंने 10 साल स्ट्रगल किया है तो आज मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं होना चाहिए? आप 10 साल स्ट्रगल करो ना यार। आप बोलते हो कि दे आर लकी, क्या बोलते हैं लोग? दे आर लकी, मतलब वो इतना डिजर्व नहीं करते जितना उनको मिल गया है। मैं उनसे बोलता हूं कि आप एक बार 10 साल स्ट्रगल करो, आप 5 साल तक 60 किलोमीटर दूर जॉब के लिए जाओ और 60 किलोमीटर वापिस आओ, 2 घंटे जाने के और 2 घंटे आने के। 5 साल तक मेरा यही रूटीन था। 5 साल तक 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, और मिलते कितने थे? 12,000 से शुरुआत की थी, 30,000 पे मैंने जॉब छोड़ दी थी। वो तो 12,000 से 30,000 के लिए मैं डेली ये काम करता था, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बस से लटक के जाना और बस से लटक के वापिस आना। 2 घंटे जाने में लगते थे लगभग और 2 घंटे ही आने में लगते थे। अरे यार ये स्ट्रगल करो तो सही, और फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो बताना मुझे। आपने स्ट्रगल किया नहीं और आप बोलते हो कि यार ये बंदा सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल हो जाए, तो नहीं हो सकते भाई। जितना बड़ा स्ट्रगल, सक्सेस उतनी बड़ी होगी। अगर आप अपने स्ट्रगल को 6 महीने का बना के रखोगे तो आपकी सक्सेस वही 60,000 70,000 की है। आप अपने स्ट्रगल को अगर बड़ा कर दोगे उसके बाद अपने पैशन के लिए काम करोगे तो आपकी सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी। ये फैक्ट है। लेकिन मैं एक रूल भी जानता हूं और वो रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जितने भी बच्चों से मैं ये बात कर रहा हूं ना, उसमें से सिर्फ 3% बच्चे उस लास्ट स्टेज तक पहुंचेंगे। सिर्फ 3%। ये रेशो मुझे पता है, और ये पता कब चला था मुझे? नेटवर्क मार्केटिंग के दौरान, कि अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 3 लोग ही आपके प्लान को एक्सेप्ट करेंगे, 97 आपको रिजेक्ट करेंगे। तो मुझे ये थंब रूल पता है कि मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं या जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इसमें से सिर्फ 3% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरी बात पे अमल करेंगे लास्ट तक, क्योंकि यही दुनिया का रूल है। 97% लोग उन 3% लोगों के लिए जॉब करते हैं। ये फैक्ट है। 97% पॉपुलेशन जॉब करती है उन 3% लोगों के लिए, उन ड्रीमर्स के लिए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस 97% में आके रुक जाना है या आपको और अपने स्ट्रगल को बढ़ा के इस 3% वाली कैटेगरी में आना है, क्योंकि लाइफ एक है। लाइफ एक है, इसमें जितना अचीव करोगे वो सब कुछ आपके स्ट्रगल पे डिपेंड करता है। जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना ही आप अचीव करोगे। और स्ट्रगल की खास बात एक और है, फेलियर्स की खास बात एक और है कि ये इंसान को स्ट्रांग बना देती है। फिर वो फेल होने से नहीं डरता, उसे पता है कि मैं फेल हो गया, मैं वापस खड़ा होऊंगा और वापस शुरू करूंगा। चल, कोशिश की आप लोगों से अपनी कुछ बातें शेयर करूं। शायद आप में से 3% वो बच्चे होंगे जो कि इस बात पे अमल करेंगे। बस दिक्कत क्या है, मुझे पता नहीं कि वो 3% है कौन सा, इसलिए मुझे बात सबसे करनी पड़ती है। अगर मुझे पता हो ना 3% कौन से हैं तो मैं उनकी अलग से क्लास लूँ, तो मुझे पता नहीं कि 3% कौन है। तो बातें है ना, बस इन बातों को अपने मन में उतारो और खुद से प्रॉमिस करो कि यार ऑनेस्टी के साथ अपने साथ लॉयल रहूंगा, खूब मेहनत करूंगा। जो ड्रीम देखे हैं उन ड्रीम को लिख के एक कागज पे रखो और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए उन रिसोर्सेज को तैयार करूंगा, अपने खुद से करूंगा, पेरेंट्स के दम से नहीं, अपने खुद से करूंगा। और खुद से कब करोगे? जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा कैसे आएगा? जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो एक बार गवर्नमेंट जॉब अचीव करो, उसके बाद अपने साथ लॉयल्टी रखो, किसी को गलत मत बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि जब सामने वाला गलत बोलता है ना
तो कैसा फील होता है। कोई सामने वाला जब साफ ही बोल देता है कि आपका बेटा नकारा है, बहुत बुरा फील होता है सुन के। तो उन चीजों को माइंड मत करो और अपने गोल के लिए लगो। एक समय ऐसा आएगा कि जो आपको नकारा बोल रहे थे वो बोलेंगे कि यार तूने तो बहुत कुछ कर लिया और काश मेरा बेटा भी तेरी तरह होता, और वो उसको भी ऐसी लाइन बता दे कोई कि वो भी सक्सेसफुल हो जाए। तो बस अपने पैशन को फॉलो करो। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सोच में तू सोच मत साकार कर, त्याग दे तू आलस, थोड़ा कर्मों से तू प्यार कर। मेहनत तेरी रंग लाएगी, थोड़ा सा इंतजार कर। और जो भी करना है खुद से करना है, अपने पे विश्वास कर, हैरान कर सबको अपनी मेहनत से तू आज कर, फिर नाम कर। कोशिश से तू अपनी थोड़ा नाम कर और रात भर मेहनत करके पाठों को तू याद कर, ऐलान कर एक से तू जीत का ऐलान कर। कोशिश तेरी रंग लाएगी, थोड़ा सा इंतजार कर। मेहनत से तू भाग मत और कर्मों से तू प्यार कर। थोड़े टाइम तो सहना है, फिर सपनों को साकार करो। जो भी करना है मिलकर करना है, एक उनके तू साथ कर। रोएगा तू याद करके जाएगा जो भाग कर। तड़पेगा तू सारी रात तो सोचेगा तू रात भर के इससे अच्छा कर ली मेहनत करनी है जो आज कर। तेरे साथ जो भी खड़ा है वो है तेरा एक कर ले थोड़ी मेहनत कर ले, करनी है जो आज कर। जो भी तेरे साथ खड़ा वही तेरा एक घर। कर ले थोड़ी मेहनत कर ले, करनी है जो आज कर। जो भी तेरे साथ खड़ा वही तेरा एक घर। कर ले थोड़ी मेहनत कर ले, करनी है जो आज कर। जो भी तेरे साथ खड़ा है वही तेरा एक घर।